नमस्कार दोस्तों। लक्षिता क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है, छोटे भाइयों का स्वागत है। आज से हम अपने जो चैनल प्लेटफॉर्म है उस पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ज्योग्राफी कंप्लीटली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर क्लास का चैप्टर वाइज स्टडी करने वाले हैं। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीटली अपन स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी बुक की कंप्लीटली स्टडी करेंगे, जो सभी क्लास स्कूल वाले बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों सभी के लिए ये एक बेटर चांस रहेगा और बेटर क्लासेज रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 6 की स्टडी करेंगे। जो टोटल हमारी 12th क्लास तक की ज्योग्राफी की स्टडी करते करते हमको लगभग 100 डेज की क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम क्लास 6 से। और क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट है इसको आइए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ से रिलेटेड अर्थ किसके अंदर है, सोलर सिस्टम में ही तो है। अरे सौर मंडल, सोलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, जिसके अंदर अर्थ भी आती है, इसके अलावा बाकी प्लेनेट भी आते हैं, कुछ अलग कैलेस्टियल बॉडीज भी आती है। उन सभी की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दो चीजें पढ़ने की जरूरत है कि सर दो चीजें कौन कौन सी। एक तो हम पढ़ेंगे फुल मून क्या होता है, फुल मून। एक तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। एक आप पढ़ोगे कि सर उसके बाद में बताना न्यू मून क्या होता है। न्यू मून, डरने वाली कोई बात नहीं है। न्यू मून, फुल मून ऐसे नाम सुने तो एकदम डरना नहीं है। अपने गांवों के अंदर और अपनी देसी भाषा में इसको पूर्णिमा और अमावस्या बोलते हैं। कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बस ऐसे देने के लिए न्यू मून, फुल मून ऐसा लिखा हुआ है, इसी को हम समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम पढ़े, फिर अगले वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इधर बोर्ड पे, जिसमें अपने यहां से एक चीज लिखी हुई है कि अलोंग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। It may, however, appeared in different times, in different shapes and different positions. देखो आप जब एक बार मून को देखा करो, अगर जब स्काई के अंदर हम मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो ये अलग अलग टाइम्स के अंदर अलग अलग शेप और अलग अलग पोजीशन में रहता है। मतलब आप शाम को जब 11 बजे के लगभग देखो, एक अलग शेप में रहेगा, अलग जगह पर रहेगा, पोजीशन में रहेगा। उसके बाद में फिर आप 1 बजे जाके देखो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, दूसरे दिन जाके देखो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो मतलब समय के अनुसार इसका शेप और इसका पोजीशन डिफरेंट टाइम्स में चेंज होता रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद में कह रहा है कि इट इज ए फुल मून। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, फुल मून की। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट fortnight later, you cannot see it at all. It is a new sorry आगे आ गए क्या, न्यू मून नहीं, यहाँ तक ही देखो सबसे पहले पूर्णिमा तक कि you can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। मतलब एक महीने में सिर्फ हमें फुल मून जो दिखाई देगा वो एक बार दिखाई देगा, जिसमें कंप्लीटली मून होता है, पूरा दिखाई देता है ये कंप्लीटली, है ना। पूरा फुल मून कंप्लीटली ये दिखाई देगा। अब यहां देखो आप, यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे जो मून है वो कंप्लीटली आपका दिख रहा है ना। यहां से देखो, यहां पे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, यहां पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी साइज, इसका शेप चेंज होता जा रहा है। और इस पूरी साइकिल में यहां तक चलते चलते ये पूरा बड़ा हो जाता है, एक लार्ज साइज ले लेता है। और जब ये लार्ज साइज लेता है, इसी दिन हम इसको क्या बोल देते हैं, फुल मून बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, फुल मून बोल देते हैं। और एक अपनी देसी और अपनी भाषा में बोल देते हैं पूर्णिमा। ये आज को तो आपने सुना होगा घर वालों से कि आज तो क्या है, पूर्णिमा की रात है ना। चांद उसमें पूरा कंप्लीटली दिखाई देगा, इसको फुल मून बोला जाएगा। अब देखो समय चलता रहता है, समय रुकने वाला नहीं है। समय चलते चलते वापस वो साइकिल एक ऐसी आती है जिसमें कंप्लीटली मून वापस खत्म हो जाता है। ये कंप्लीटली मून यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। और इस यहाँ पे आके खत्म होगा तो इसको हम कहेंगे क्या, न्यू मून, क्योंकि पुराना मून पूरा खत्म हो गया, अब न्यू मून आ गया। ये न्यू मून वापस बनना स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इस न्यू मून कहते हैं इसको।
और इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। याद रखना, फुल मून को तो पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या। न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या। चलो अपनी बुक में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो आगे कह रहा है कि ए फोरनाइट लेटर, कुछ रातों के बाद में, यू कैन सी इट एट ऑल, इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। एक ऐसा सीन आएगा जब हमें ये कंप्लीट, एक ऐसा सीन आएगा जब ये बिल्कुल दिखाई देना बंद कर देगा, जिसको क्या कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, न्यू मून और अमावस्या, है ना। न्यू मून और अमावस्या। कैन नॉट सी, जो दिखना ही बंद हो जाएगा बिल्कुल। अगर वो कंप्लीटली दिख रहा है वो तो फुल मून है, उसको तो पूर्णिमा बोलेंगे। लेकिन कैन नॉट सी, इसको देखना ही बंद कर देंगे, है ना, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यू मून और अमावस्या। ये हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो न्यू मून जिसमें कंप्लीटली दिखाई देना ही बंद कर देते हैं, एक फुल मून जिसमें हमें कंप्लीटली दिखाई देता है, जो इस पिक्चर के अंदर शो कर रखा है। एक बार इस पिक्चर को देखो बेटा सभी। चलो इसके आगे से पढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखो आगे कह रहा हूं, ऑन दिस डे यू कैन बी वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज द क्लियर नाइट। डू यू वंडर वाई कैन नॉट सी वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए डे टाइम। देखो ऐसा है कि आपने केवल मून तो दिखाई देता ही हो नाइट के टाइम में, बट उसके साथ कई सारे टीनी ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे आप अन्य चमकती हुई चीजें भी देखते हो, है ना। रात के समय छोटी छोटी अन्य चमकती हुई चीजें भी देखते हो। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट। और जब दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हम देख नहीं पाते, क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा होती है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें देख नहीं पाते। अच्छा कि सर एक तो होता है सन। अच्छा अगला टॉपिक अब देख लो क्या होता है अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक एक तो फुल मून और न्यू मून हो गया। अब इनके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो होता है कैलेस्टियल बॉडीज। क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडीज। सर कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, खगोलीय पिंड। कैलेस्टियल बॉडीज का मतलब है खगोलीय पिंड। इसके अंदर सारी चीजें आ गई, इसके अंदर आपका मून भी आएगा, सन भी आएगा, जितनी भी ब्राइट सनशाइन वाली चीजें हैं, चमकदार चीजें हैं, वो सारी इसमें आती है। तो कैलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन हो जाएगी द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो रात को जितनी भी आपको चमकने वाली चीजें दिखाई दे रही है ना। दिन में सन मून तो दिखाई देगा, ये तो चमकते हैं, इसके अलावा ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, रात को जितनी भी चमकने वाली चीज सारी चीजें दिखाई देगी, उन सबको कहेंगे हम क्या, कैलेस्टियल बॉडीज। अब आगे कह रहा है कि सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी कैलेस्टियल बॉडी होती है जो बहुत बड़ी होती है और गर्म होती है, हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। वो किसकी बनी होती है, वो गैसेज की बनी होती है। जैसे सन है, सन भी तो गैसेज का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो ये सारी जो जितनी भी चमकदार चीजें हैं वो किसी न किसी गैसेज की बनी हुई है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की हीट और लाइट होती है। इनकी क्या होती है, खुद की हीट और लाइट होती है। मतलब रोशनी होती है, हीट ऊर्जा होती है ना, इसके अंदर एनर्जी होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये बड़ी मात्रा के अंदर ये लाइट और हीट इमिट करती है। दिस कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। स्टार मतलब तारा बोलेंगे। ये अपनी आ गई स्टार की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी वो यहां से रहेगी कि देयर आउन हीट एंड लाइट, है ना। कि देखो पहली बात तो ये होगी कि ये किसकी बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ द गैसेज। ये गैसेज की बनी होती है। फिर दूसरी चीज आएगी कि देयर आउन हीट एंड लाइट। इनकी क्या होती है, हीट होती है और लाइट होती है। खुद की ही हीट होती है और क्या होती है, लाइट होती है। और आगे कहेगा इनको सर हम क्या कहेंगे, इन कैलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं स्टार। याद रखना, स्टार की खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है ना। इसके अलावा वो गैसेज की बनी होती है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम से बना अपना सूर्य स्टार, है ना। जो सन है, सन क्या है, एक स्टार ही तो है, वो हाइड्रोजन हीलियम बना है।
वो रोशनी भी तो देता है, तो लाइट भी दे रहा है, वो गर्म भी होता है, हॉट भी होता है, वो हीट भी देता है, तो इस वजह से उसको क्या कहेंगे अपन, स्टार कहेंगे। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सन इज ए स्टार, की द सन इज ए स्टार, सूर्य एक क्या है, तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा। ठीक है, तो यहां तक हमारी 4 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो फुल मून हो गया, एक न्यू मून हो गया, एक सेलेस्टियल बॉडी हो गया, और एक स्टार हो गया। सबसे पहले वापस देखो कि सर फुल मून किसे कहेंगे, जो कंप्लीटली दिखाई दे, जो फुल मून ओनली वंस, जो एक बार महीने में, मंथ टाइम में ओनली वन टाइम ऐसा आता है जिसमें वो कंप्लीटली दिखता है, उसे फुल मून बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णिमा बोलेंगे। एक सर एक ऐसा टाइम आता है कैन नॉट सी, जिसको बिल्कुल नहीं देख सकते हम, उसको क्या कहेंगे, उसको न्यू मून कहेंगे, जिसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं, अपनी भाषा में अमावस्या कहते हैं। कि सर एक ऐसा टाइम आएगा जो रात के समय शाइनिंग करेगा, सॉरी इस टाइम क्या आएगा, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो नाइट के टाइम शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, जैसे सन होते हैं, मून होती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रात के टाइम भी चमकते हैं, उनको कहते हैं कैलेस्टियल बॉडी। याद रखना, कैलेस्टियल बॉडी में सारी चीजें आती है, मून भी आएगा, सन भी आएगा, सारी चमकदार चीजें आएगी, और जो छोटी छोटे तारे वगैरह चमकने वाली चीजें वो भी इसमें आएगी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्टार। तो कि सर स्टार किसे कहेंगे, याद रखना, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसेज की बनी होती है। दूसरी बात, ये वेरी बिग, बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, ये सर हीट देते हैं, लाइट देते हैं, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। और सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य क्या एक तारा ही तो है। आगे क्या है, कंट्रीज ट्विंकल स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन but we do not feel their heat and light, and they look so tiny because they are very very far from us। आपने रात में देखा होगा कि सन के जैसे ही रात के टाइम में एक चमकते हुई बहुत सारी चीजें दिखाई देती, मून को छोड़कर। अच्छा कि सर वो सारी क्या है, उनको हम स्टार बोलते हैं। बट सर सन के जैसा वो हीट और लाइट क्यों नहीं देती, वो गर्मी तो नहीं बनाती हमारी, इतनी तेज गर्मी और धूप तो नहीं देती, क्योंकि वो जो है वो हमारी अर्थ से बहुत दूर डिस्टेंस पे, बहुत दूर है ना, लिखा हुआ है ना कि सर क्या होता है, नाइट के टाइम में सन के जैसे ही क्या करती है, ट्विंकलिंग स्टार, चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, बट उनको क्या नहीं कर सकते, उनको हम देखते भी हैं, बट वो हीट, उनकी हीट फील क्यों नहीं करते हम, वो लाइट फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे से वेरी वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम नहीं कर पाते, उसको फील ही नहीं कर पाते। अगर पास होते सन की जैसे तो उनको भी फील करते हैं हम, हीट और लाइट। चलो ये 4 बातें हो गई हमारी, एक तो फुल मून हो गया, एक न्यू मून हो गया, एक सेलेस्टियल बॉडी हो गई, एक स्टार हो गया। यहां तक एक बार आप वापस देखो, एक बार नजर डालो चारों टॉपिक पे। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा हो ही गया, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा तो न्यू मून, और पूरा दिखाई दे रहा था वो फुल मून। देखो इससे पहले देखो, यहां देखो एक बार, यहां पर हमने देखा था कैलेस्टियल बॉडीज, जो जिस कैलेस्टियल बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, चमकने वाली सारी चीजें आएगी, इसमें सन भी होगा, छोटे छोटे स्टार भी होंगे, इसमें चक्कर लगाता हुआ मून भी होगा, वो सारी चीजें होगी कैलेस्टियल बॉडी के अंदर। चलो अब देखो, यू मस्ट, आगे कह रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट while watching the night sky। जब रात को हम इन चीजों को देखते हैं, you may notice various pattern formed by different groups of star। तब अलग अलग पैटर्न में ग्रुप स्टार दिखाई देते हैं, अलग अलग पैटर्न। रात में देखना आप, बाहर सोना, और आप जब तारों को देखोगे ना, स्टार्स को, तो एक अलग अलग पैटर्न में दिखाई देंगे। तो इस पैटर्न को बोलते हैं कंस्टिलेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस इनको बोलेंगे, क्योंकि इनके एक स्टार्स का अलग अलग पैटर्न बना होता है
है ना। जैसे आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो, ये आप जब नाइट के टाइम देखोगे तो ये अलग अलग पैटर्न के रूप में, ये देखो इसका पैटर्न कैसा है। आपने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, वो भी एक पैटर्न ही है स्टार्स का, इसमें बहुत 7 तारे होते हैं। इसको देखो, ठीक है, ये देखो ये कैसा पैटर्न है। ये नाइट के टाइम अलग अलग पैटर्न होते हैं स्टार्स के। अच्छा इधर देखो, ये रहा स्कॉर्पियो, आपको गाड़ी अच्छी लगती है ना स्कॉर्पियो, ये देखो ऐसा पैटर्न है, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, ये स्कॉर्पियो पैटर्न है, ठीक है। ये कैंसर, कैंसर देखो लो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इसको एक तरीके से ये पैटर्न होते हैं, और ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के जैसे होते हैं, है ना। इसको आप देखोगे ना तो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के जैसे दिखाई देगा, कोई ना कोई ऐसा लगेगा जैसे सामान बन रहा है, इससे कोई चीज बन रही है इन सभी स्टार्स से। तो इन जो स्टार्स है, जो तारे हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। इनको लिख लेते हैं कि सर पहला जो पॉइंट हमने देखा वो देखा कॉन्स्टिलेशन, और कॉन्स्टिलेशंस जो हैं, जो कॉन्स्टिलेशन है वो कुछ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये देखो, है ना। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये जो पैटर्न बने होते हैं, इस जो वेरियस अलग अलग टाइप के पैटर्न बने रहते हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, अलग अलग स्टार के ग्रुप के कारण बने रहते हैं, जिनको कॉन्स्टिलेशंस बोला जाएगा। इनके अंदर कुछ आते हैं, जैसे उर्सा मेजर आता है, जिन्हें बिग बियर कहते हैं, ये भी एक टाइप का कॉन्स्टिलेशंस है। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये क्या है, सारे कॉन्स्टिलेशन है, जिसको अपनी नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, है ना। क्या बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, क्योंकि उसके अंदर टोटल सप्त मतलब 7 होते हैं, 7, तो 7 स्टार्स का ये पूरा ग्रुप है ना, सप्तऋषि इसलिए बोलते हैं इसको। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, याद रखना, सप्तऋषि जो तारामंडल होता है या सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशंस होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारामंडल। जो सप्तऋषि तारामंडल होता है उसके अंदर टोटल कितने स्टार होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, याद रखना। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स एंड प्लेनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। अब देखो, आपने ये बड़ों से सुना होगा ये स्टार्स वगैरह के बारे में, तारामंडल, सप्तऋषि। ये जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा सुनाया करते थे कि ऐसे तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, अरे है ना, ऐसा ये ध्रुव तारा है, ऐसा सुनते थे, है ना। तो ये आप बड़े वो से ये सप्तऋषि ऐसे नाम वर्ड सुने होंगे। कह रहा है कि इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में क्या होता था, पीपल यूज्ड टू ए डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। याद रखना, तारों की मदद से पुराने समय में डायरेक्शन का पता करते थे, दिशा का पता करते थे। कि अब किसर दिशा का कैसे पता करते थे, पहले पुराने समय में एक स्टार होता था, पोल स्टार, जिसको ध्रुव का तारा कहते थे, और पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता था। कौन सी डायरेक्शन को, नॉर्थ को, उत्तर दिशा को, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को। तो अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। देखो कि सर कैसे, जैसे सपोज करो इधर आपको पता चल गया कि इधर तो नॉर्थ साइड में तो क्या है, हमारा पोल स्टार है, तो क्या नॉर्थ का अपोजिट क्या वो साउथ होता है, तो आपको ये भी पता चल गया है कि इधर साउथ है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी वेस्ट साइड में क्या होगा, आपके बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगी, और आपकी राइट साइड में क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे आप सारे टोटल डायरेक्शन का पता कर सकते हो एक डायरेक्शन से, जिससे हम पहले एक तारा होता था पोल स्टार, वो हमेशा ध्रुव नॉर्थ साइड में होता था, तो उससे बाकी डायरेक्शन भी पता कर लेते थे। तो ये क्वेश्चन भी होता है कि बताओ ध्रुव तारा या पोल स्टार जो है वो कौन सी डायरेक्शन में उगता है, तो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लास्ट में हम एक बार पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस सेट करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो याद रखना, पोल स्टार किस साइड में होता है, नॉर्थ साइड में होता है। अच्छा, हमेशा नॉर्थ साइड में दिखाई देता है और सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। जैसे ये देखो, ये जो दीदी है ये क्या क्या देख रही है, ये देखो सबसे ज्यादा वह चमकते हुए तारे को देख रही है, इसका नाम है नॉर्थ स्टार, है ना, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा है। अच्छा, अब देखो ये पता कर ली कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ईस्ट, इसके पीछे क्या हो गया, वेस्ट,
इधर क्या हो गया, साउथ। तो ऐसे पूरी डायरेक्शन पता कर सकते हैं अगर अपन को पता चल जाए एक डायरेक्शन का। आगे कह रहा है इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यू कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पीपल पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और याद रखना सप्तऋषि तारामंडल, जो सप्तऋषि है उसी के अंदर क्या होता था, ये पोल स्टार होता रहता है ना। सप्तऋषि के अंदर ही क्या होता था, पोल स्टार होता था। याद रखना आपको, देखो ये सप्तऋषि, इसको उर्सा मेजर बोलते थे। ये दिख रहा है ना, कितने तारे हैं इसमें, 7 तारे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे चमकीला वाला तारा है, सबसे ज्यादा शाइनिंग करने वाला जो स्टार है, वो कौन सा होता था, ध्रुव तारा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये है ना, ये सप्तऋषि। अब इसके बगल में कौन सा हो गया, ये ध्रुव। मतलब सप्तऋषि, ये हमेशा सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन के बगल में होता था, है ना। उसके मतलब जहां पे आपको सप्तऋषि दिख जाए उसके बगल में क्या दिखेगा, ध्रुव तारा, ठीक है, पोल स्टार। लुक, ये यहां से क्वेश्चन भी आता है कि बताओ पोल स्टार कौन से कॉन्स्टिलेशन के साइड में दिखाई देगा, या कौन से तारामंडल के साइड में दिखाई देगा, तो सप्तऋषि के साइड में। लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट if an imaginary line in the draw joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. Some celestial bodies do not have their own and heat and light. देखो कुछ ऐसे, ये तो हमने देख लिया कि कुछ ऐसे celestial body है जिनकी खुद की हीट भी होती है और खुद की लाइट भी होती है, चमकते भी है और गर्मी भी देते हैं, हमें हीट भी होती है। तो उनको तो हम स्टार बोलते हैं, याद रखना, उनको तो क्या बोलते हैं, स्टार। ये हमने पढ़ लिया ना। लेकिन कुछ ऐसे कैलेस्टियल बॉडी होती है जिनकी ना तो हीट होती है, डू नॉट हीट एंड लाइट, जिनकी ना तो लाइट होती है ना हीट होती है, ठीक है। कि सर देखो कुछ ऐसी कैलेस्टियल बॉडी भी होती है, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी हीट नहीं होती, इनकी लाइट नहीं होती, ठीक है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो किस पे, कहां से लाइट लेते हैं, स्टार से। याद रखना, अगर स्टार लाइट नहीं दे रहे तो अंधेरा रहेगा, स्टार लाइट दे रहे हैं तो वहां पे उजाला रहता है, वो स्टार पे डिपेंड रहते हैं। तो कि सर उनको क्या कहते हैं, उनको हम प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट। ये अगला अपना, जैसे कॉन्स्टेलेशन देखा, फिर अगला पॉइंट देखा अपन ने पोल स्टार, अगला उसका देखा क्या, प्लेनेट। ये प्लेनेट देखा, ठीक है, प्लेनेट, ये प्लेनेट्स देख लिया। प्लेनेट्स क्या है, प्लेनेट्स क्या है, प्लेनेट्स उनकी हीट और लाइट, ऐसी कैलेस्टियल बॉडी जिसकी डू नॉट हीट एंड लाइट, जिसकी ना तो हीट होती है ना लाइट होती है, वो क्या, और किस पे डिपेंड होते हैं हीट और लाइट के लिए, वो स्टार पे डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्लेनेट। प्लेनेट हिंदी में बता दो, इसको तो ध्रुव तारा बोलेंगे, पोल स्टार को। प्लेनेट को क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। प्लेनेट को क्या बोलेंगे, ग्रह, ठीक है। देखो प्लेनेट जो बना है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्लेटेनिया। प्लेटेनिया से बना है, जिसका मतलब होता है वेंडर्ड, ठीक है, वेंडर्ड, दिशा निरीक्षण करने वाला। वेंडर्ड मतलब क्या देने वाला, दिशा निरीक्षण करने वाला, वेंडर्ड। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लेनेट, और जिस अर्थ पर हम रहते हैं, किस अर्थ, याद रखना किस प्लेनेट पे रहते हैं हम, अर्थ पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कौन से प्लेनेट, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कौन से अर्थ पे, कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। बाकी अभी आगे पढ़ेंगे पूरी चीजें और, है ना। तो ये अर्थ पे हम रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और कि सर हमें ये भी पता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें हीट और लाइट कहां से आता है, कौन से स्टार से आता है, सन से, क्योंकि सबसे पास में यही तो स्टार है, तो यहीं से हीट और लाइट लेते हैं। विच इज आर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि सबसे पास वाला स्टार यही है, नियरेस्ट स्टार यही है, इस वजह से यहां से हीट और लाइट लेते हैं हम। अगर इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। और आगे कह रहा है कि ये जो है, ये एक तरीके से मून के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है। कौन है, सन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है मून के कंपैरिजन में। अगर मून के जैसे पास में आ जाए तो शायद अर्थ ही पॉसिबल ना हो, जीवन तो छोड़ो, अर्थ ही पॉसिबल ना हो, अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है। आगे कह रहा है द मून दैट वी सी इन द स्काई इन इज ए सैटेलाइट, और मून तो क्या है, एक सैटेलाइट है। अब उसकी सर सैटेलाइट किसे बोलेंगे, सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह, याद रखना, सैटेलाइट,
इसको हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या ग्रह क्या उपग्रह। इधर देखो, अब एक चीज बताते हैं आपको। अब यहां रुको, ये जो है ये तो क्या हो गया अपना, ये तो हो गया सन। इसको तो ये तो एक स्टार है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि सन इज ए स्टार, सूर्य एक क्या है, तारा। अब इस सन जो है, इस सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रही है, ये एक प्लेनेट जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, चक्कर लगा रहा है ना, ये देखो ये चक्कर लगा रहा है। ये कौन सा प्लेनेट है, अर्थ, जो किसके चारों तरफ घूम रहा है, सन के। ठीक है, ये प्लेनेट हो गया। याद रखना, जो सन के चारों तरफ घूमता है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो तो होता प्लेनेट, ग्रह। और जो प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, ये प्लेनेट के चारों तरफ लगा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। वापस बीच में क्या होगा, स्टार। स्टार मतलब तारा, जो इन बाकी चीजों को एनर्जी, हीट और लाइट देता है, ये बीच वाला। अब कि सर ये जो बाकी है, ये इन जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको तो क्या बोलेंगे, प्लेनेट। जैसे अर्थ भी एक क्या है, प्लेनेट है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। और कि सर जो इस प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए, वो सर प्लेनेट के ही जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको सैटेलाइट बोलेंगे। याद रखना। अब डाउट क्लियर हो गए ना। मतलब ऐसे मानो कि ये दादाजी, सन कौन है, दादाजी। अब पापा कोई भी काम होता है तो पापा क्या करते हैं, दादाजी के चक्कर लगाता है। ये देखो सन, जैसे किस सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, अर्थ या प्लेनेट। अर्थ क्या है, प्लेनेट। तो अर्थ चक्कर लगा रहे हैं, मतलब अर्थ हो गए पापा। और किसके चक्कर लगा रहे हैं, दादा सन के। अब ये कौन हो गई, ये अपन हो गई, ये जो अर्थ के ही चक्कर लगा रहा है। तो अपन किसके लगाते हैं, पापा के। कोई भी काम के लिए अपन बोलते हैं पापा को, और पापा बोलते हैं दादा को। तो मून किसके चक्कर लगा रहा है, या मून क्या है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, एक प्लेनेट के चक्कर लगा रहा है। और प्लेनेट किसके चक्कर लगा रहा है, एक स्टार के। मतलब हमने ये समझा कि एक सैटेलाइट तो लगाती है प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर, एक प्लेनेट किसके चारों तरफ, एक स्टार के। ठीक है, मतलब प्लेनेट जो है, सॉरी सैटेलाइट जो है वो किस पे डिपेंड है, प्लेनेट पे। प्लेनेट किस पे डिपेंड है, स्टार पे। मून क्या है, एक सैटेलाइट है, किस पे डिपेंड है, एक प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ, उस पे डिपेंड है। और अर्थ जो प्लेनेट है वो किस पे डिपेंड है, एक स्टार है, सन, उस पे डिपेंड है। इतना डाउट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मून कह रहा है कि द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और ये जो है, ये जो सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, अर्थ के। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 एंड अदर प्लैनेट्स, दे गॉट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और याद रखना, ये जो अर्थ है और इसके साथ में, अर्थ के साथ में टोटल जो प्लेनेट है वो 7 और है, अर्थ को छोड़ के। मतलब टोटल प्लेनेट कितने हैं, 8 तो प्लेनेट है। और वो हीट और एनर्जी कहां से ले रहे हैं, सन से, है ना। याद रखना, प्लेनेट टोटल कितने प्लेनेट है, 8, जिसमें अर्थ भी आता है। अर्थ के अलावा 7 और प्लेनेट है, वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। और वो हीट और लाइट कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। आगे अगर अब आ जाता है अपना टॉपिक कि सर वो प्लेनेट भी बता दो जो सन अर्थ के जैसे ही है, और वो सारी सैटेलाइट वगैरह भी बता दो। इन सबकी कॉम्बिनेशन को कहते हैं सोलर सिस्टम। कि सर सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है वो तो बता दो, कि सर सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होगी। तो देखो ये आ गया पूरा सोलर सिस्टम। यह आपको सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहां पर तो आपका स्टार दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, सन। ये तो अपना स्टार हो गया। तो कहने का मतलब सोलर सिस्टम में एक तो हेड होता है जिसका नाम है स्टार, सन। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा ये से छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लेनेट भी होते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्लेनेट भी होते हैं। कि सर एक तो हमारे अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है ना पूरी गैलेक्सी में। ऐसे बहुत सोलर सिस्टम है। कि सर सोलर सिस्टम में क्या होता है,
सोलर सिस्टम में एक तो होता है क्या, स्टार, जिसका नाम है सन। कि सर अब प्लेनेट भी होते हैं, कितने प्लेनेट होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं। कि सर प्लेनेट के अलावा और क्या होते हैं, इसके अलावा मून जैसे ही जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सैटेलाइट। ठीक है, तो वो मून के जैसे और अदर बहुत सारे सैटेलाइट भी होते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रॉइड भी होते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं वो अभी पढ़ेंगे, मेट्रॉइड क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अब देखो सबसे पहले सोलर में रहता है सन। ऐसे टोटल 8 प्लेनेट रहते हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। छोटा मरकरी, फिर उससे बड़ा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। अब इनमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर छोटे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कि देखो क्यों पूछता है नियरेस्ट प्लेनेट, सबसे पास वाला प्लेनेट, सबसे पास वाला तो मरकरी, बुध। इनको हिंदी में लिख दूं क्या, बुध, है ना। इधर लिख देता हूं, यहां देखो हिंदी वाले भी देख लो। पहला नंबर का होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होती है हमारी पृथ्वी, फिर होता है मंगल, मंगल, फिर क्या होता है बृहस्पति, बृहस्पति। सर फिर बृहस्पति के आगे फिर क्या होता है शनि, फिर अरुण, अरुण और फिर वरुण। ऐसे टोटल 8 होते हैं। तो याद रखना मरकरी जिसको बुध बोलते हैं वो सबसे नियरेस्ट, सबसे पास वाला, और सबसे दूर वाला नेपच्यून जिसको क्या बोलते हैं वरुण। पास वाला बुध, दूर वाला वरुण, बुध वरुण, बुध वरुण। नियरेस्ट कौन सा, इंग्लिश वाले मरकरी, सबसे दूर वाला नेपच्यून। इनमें जो सबसे एक तो यहां से आ जाता है नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट, और सबसे दूर एक दूर वाला, है ना, जिसको क्या कहेंगे फार, फारेस्ट, दूर वाला। और इसके अलावा क्या कहेंगे, इसकी सर सबसे छोटा, सबसे छोटा जो होगा वो तो कौन सा होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा मरकरी होगा, सबसे छोटा मरकरी। एक आता है सबसे बड़ा, कि सर सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति की जोड़ी छोटा बड़े की, दूर पास वाला और दूर वाला अरुण वरुण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर सबसे जो पास वाला होगा वो जल्दी चक्कर लगाएगा, जल्दी रोटेशन करेगा, तो सबसे ज्यादा जल्दी रोटेशन कौन कर लेता, मरकरी। सबसे लेट से जो सबसे दूर रहेगा वो रोटेशन करेगा, सबसे दूर से सबसे लेट रोटेशन कौन करेगा, नेपच्यून। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन से टाइप के, कि सर सबसे पास कौन, सबसे पास तो मरकरी है, बुध। सबसे दूर कौन, वरुण है ना, कौन सा, वरुण मतलब नेपच्यून है। सर सबसे छोटा कौन, मरकरी। सबसे बड़ा कौन, जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा, जो सबसे पास होगा, मरकरी बुध। सबसे देर तक चक्कर कौन लगाएगा, जो सबसे दूर होगा, नेपच्यून। अब उसके बाद में कि सर ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे जल्दी अपनी जगह पर रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण कर लेता अपनी जगह, सूर्य के चारों तरफ जगह नहीं। देखो एक तो जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर, और एक अपनी जगह ही चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी भी तो अपनी जगह चक्कर लगा रही है, तो ऐसे अपनी जगह कौन चक्कर लगा लेती है। तो सबसे पहले अपनी जगह जो चक्कर लगाने में है वो प्राइमरी में कौन सा है, सबसे अपनी जल्दी अपनी जगह चक्कर लगाने में वो सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेता है, ये सबसे पहले जो चक्कर लगाता है वो 8 दिन के अंदर, 1 मिनट, सबसे पहले जो चक्कर लगा लेगा वो कौन लगा लेगा, सबसे पहले जो चक्कर लगाएगा वो ये जुपिटर लगाएगा सबसे पहले चक्कर। और सबसे लेट तक चक्कर कौन लगाएगा, वीनस। वीनस बहुत धीरे धीरे चक्कर लगाता है, वीनस तो बहुत धीरे धीरे चक्कर लगाता है, और जुपिटर बहुत जल्दी से चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अपनी जगह पर। ठीक है, अब देखो जैसे मरकरी, मरकरी जो है वो सन के अराउंड तो कितने दिनों में, 88 दिन में घूमेगा, जबकि अपनी जगह एक्सिस पे कितने में, 59 दिन में। वीनस देखो, वीनस 255 दिन लगा देता है सन के चारों तरफ चक्कर लगा, लेकिन अपने जगह घूमने में भी कितने दिन लगा देता है, 243, तो सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है। इधर जुपिटर को देखो,
9 घंटे में अपनी जगह घूम जाता फटाफट। अभी मैंने बताया था ना, सबसे फटाफट कौन घूम जाता है? जुपिटर। और सबसे लेट तक सन के चक्कर लगाता है, सबसे लेट तो वैसे वो नेपच्यून लगाएगा, लेकिन अपनी जगह घूमने में सबसे जल्दी कौन घूमता है? जुपिटर। और देर तक कौन घूमता है आराम से? वीनस। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कौन जल्दी घूमता है, कौन लेट तक घूमता है। वैसे कौन घूमता है सबसे जल्दी? जुपिटर। सबसे लेट तक कौन घूमता है? वीनस। सन के चारों तरफ की बात करें तो सन के चारों तरफ सबसे पहले कौन घूम जाएगा? सन के चारों तरफ तो जो पास है वो मरकरी, और लेट तक कौन घूमेगा? नेपच्यून। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम की बातें हो गई। एक बार वापस पढ़ लेते हैं यहां से अपने पीछे वाले, इससे यहां से देखो, कह रहा है कि द सन, सोलर सिस्टम में एक तो सन होता है, 8 प्लेनेट होते हैं, और सैटेलाइट्स, इसके अलावा और कैलेस्टियल बॉडीज, जिसमें एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड। अच्छा, ये बताना मैं भूल गया कि एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड क्या होती है। सुनो, ये तो हो गया अपना स्टार। एक तो स्टार होते हैं इसमें, सन, एक प्लेनेट होते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट क्या होती है? जो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे अर्थ की सैटेलाइट का क्या नाम है? क्या नाम है अर्थ की सैटेलाइट का? बताओ, अभी मैंने बताया था अर्थ की सैटेलाइट का मून। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट है, सबकी सैटेलाइट होती है जुपिटर वगैरह की, इनकी। एक तो ये होती है। इसके अलावा आपको मार्स है ना, मार्स मतलब मंगल, मंगल ग्रह और जुपिटर, जिसका नाम क्या है? बृहस्पति। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे आपको पिंड दिखाई देंगे, है ना, टुकड़े दिखाई देंगे। इनके पत्थरों के, मिट्टियों के, धूल कणों के, इनकी, जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बोलते हैं इनको। और एस्ट्रॉइड ऐसे बहुत सारे जब एस्ट्रॉइड हो जाते हैं तो इनको कहते हैं पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन किन के बीच होती है? मार्स के बीच और जुपिटर के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। और एस्ट्रॉइड बेल्ट, अच्छा फिर दूसरी बात, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मुझे बताओ, ये मार्स जो है इसके पास से जाएगा और जुपिटर भी पास से जाएगा, तो कभी कभी ये एस्ट्रॉइड क्या कर लेते हैं, ये इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, इनकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। इधर मार्स खींचेगा इन एस्ट्रॉइड को तो इधर आना स्टार्ट कर देंगे, उधर जुपिटर खींचेगा तो उधर जाना स्टार्ट कर। तो एस्ट्रॉइड जब अपनी बेल्ट को छोड़ के प्लेनेट की तरफ गुजरना स्टार्ट करते हैं तो उनको कहते हैं मेट्रॉइड्स। क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स भी इसमें होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं इनमें हेड कौन होता है? ये बताओ, पूरी सोलर फैमिली का हेड कौन है? दादाजी कौन है? सन। हेड कौन है? सन है। मतलब याद रखना, हेड ऑफ सोलर फैमिली, सोलर परिवार का हेड कौन है? सन है। अब एक एक को पढ़ लेते हैं, सन को पढ़ लेते हैं, फिर प्लेनेट को पढ़ लेते हैं, इन सभी के बारे में अब हम देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इन चीजों को देखो, मैं पानी पी लेता हूं। इधर देखो, अब हम देख लेते हैं हमारी सोलर फैमिली में, एक बार वापस रिकॉल कर लेंगे क्या क्या पढ़ा। देखो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फटाफट फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। चलो यहां से देखो कि सर सबसे पहले तो फुल मून के बारे में बताया, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। आपने बता दिया, फुल मून जो एक ही महीने में एक बार होती है और पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन, उसे फुल मून बोलेंगे, पूर्णिमा। सर आपने ये भी बताया कि बिल्कुल दिखाई नहीं देगा जिस दिन एकदम अंधेरा रहेगा भयंकर वाला, उसे न्यू मून कहेंगे। फिर सर आपने ये भी बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो चमक रहे हैं, जितने भी है ना शाइनिंग कर रहे हैं नाइट के टाइम में, उन्हें क्या कहेंगे? कैलेस्टियल बॉडी। भले वो सन हो, मून हो, स्टार हो, जितने भी स्टार्स है वो सारे कैलेस्टियल बॉडी है। फिर सर आपने स्टार के बारे में बताया कि स्टार के दो फीचर रहेंगे, इसकी खुद की हीट होगी और इसकी खुद की क्या होगी? लाइट होगी। ये भी आपने बताया। और ये क्या करती है? ये प्लेनेट्स वगैरह को क्या देती है? प्लेनेट्स वगैरह को ये क्या करते हैं? ये सर हीट और लाइट भी देने का काम करते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टार। तो स्टार में मैंने एक चीज बताई कि सन इज ए स्टार, सूर्य के तारा। ये इतना पढ़ लिया हमने। अब फटाफट एक बार वापस देख लेते हैं। ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। हाँ, यहाँ से
फिर यहाँ पे आपने बताया कि कॉन्स्टिलेशंस जिसको तारामंडल, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स का एक पूरा ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशंस होगा। एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बियर या उषा मेजर। और इस सप्तऋषि के पास में ही एक स्टार होता है जिसका नाम क्या है, पोल स्टार। हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव तारा। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। और आपने ये भी बताया था कि ध्रुव तारा की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साइड में होती है, जो प्रिमिटिव टाइम में, पुराने समय में देखने को डायरेक्शन देखने के काम आती थी। अब उसके बाद में हमने अगला पढ़ा प्लेनेट। सर प्लेनेट क्या होता है? प्लेनेट का मतलब होता है जैसे स्टार के तो खुद की हीट और लाइट है, बट ऐसे कुछ कैलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी हीट और लाइट ही नहीं होती, तो उनको क्या बोलेंगे हम? प्लेनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेनेट। जिसकी डू नॉट लाइट एंड हीट, जिसकी क्या नहीं होती, हीट भी नहीं होती और लाइट भी। सर फिर वो हीट और लाइट कहां से लेते हैं? वो किसी पास वाले स्टार से लेते हैं। जैसे अर्थ एक प्लेनेट किससे ले रही है? सन से ले रही है। अगर सन नहीं हो तो ना तो अपने पास हीट हो और ना लाइट हो। अच्छा कि सर ये जो प्लेनेट है वो किस ग्रीक वर्ड से बने हैं? प्लेनेटेनिया से बना है, जिसका मतलब होता है वेंडर्ड। ठीक है। अच्छा इसके आगे फिर हमने ये भी पढ़ा था, फिर आ गए थे अपने सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम जो बनता है वो सन से, 8 प्लेनेट से, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड से बनता है। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब आगे पढ़ लेते हैं, अब एक एक चीज और देख लेते हैं। चलो फिर हमने ये भी देखा सोलर सिस्टम के अंदर कि सर मैंने ये बताया कि 8 प्लेनेट है, जिसमें जो सबसे पास वाला वो मरकरी है, सबसे दूर वाला जो है वो कौन सा है? नेपच्यून है। पहले नंबर है मरकरी बुध, दूसरा है वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। फिर ये भी बताया कि सर इसमें सबसे पास वाला मरकरी, सबसे दूर वाला नेपच्यून। सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा मरकरी, सबसे लेट तक चक्कर लगाएगा नेपच्यून। सबसे जल्दी अपनी जगह घूम जाता है कौन? जुपिटर। सबसे आराम से घूमता है कौन? वीनस। सर मार्स और जुपिटर के बीच में हमने देखा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, पूरी बेल्ट होती है छोटे छोटे पिंडों की, ऐसे घूमते रहते हैं आराम से, वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अच्छा सर हमने ये भी देखा कि ये जो जब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से ये प्लेनेट गुजरते हैं, पास से गुजरते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्लेनेट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इन एस्ट्रॉइड को खींचते हुए ये जाते हैं, और जब एस्ट्रॉइड बेल्ट को छोड़ के एस्ट्रॉइड जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स। उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा। अब उसके बाद में हम सन सोलर फैमिली देख लेते हैं। जो सोलर फैमिली में दादाजी का नाम याद रखना, सन है। सोलर फैमिली का जो हेड ऑफ सोलर फैमिली कौन है? सन। अब सन के बारे में देख लें, एक एक चीजें वापस पढ़ते हैं सन के बारे में। पहला टॉपिक अपना सन, एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं सूर्य। सूर्य कह रहा है कि द सन इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन क्या होता है? पूरे सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है। ये देखो, ये बिल्कुल सेंटर में, इसके चारों तरफ, बाकी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सेंटर में कौन होते हैं? सन होते हैं। पहली चीज सेंटर में। ठीक है सर। कि सर ये जो सन बनता है ये हॉट गैसेज, गर्म गैसों के एक पूरा बड़ा सिस्टम होता है गर्म गैसों का, जिसमें हाइड्रोजन, जैसे अपना सन है ना, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, तो ये हॉट गैसेज से बनता है। फिर आगे कह रहा है कि सर इसके अंदर पूलिंग फोर्स भी होती है। पूलिंग फोर्स जानते हो क्या? पूरे सोलर सिस्टम को ये पूलिंग फोर्स से क्या रहती है? बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। सर बांध के कैसे रखता है? हमें तो समझ में नहीं आया। इधर देखो, ये सन है ना, इनका कुछ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इस सन का। इन्हें ये सारे प्लेनेट चक्कर ही इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। सन इन सबको बांध के रखा, बाइंड अप कर रखा पूरी सोलर फैमिली को। मरकरी को बांध रखा कि तू मेरे पास में घूमते रह, फिर वीनस को बांध रखा, अर्थ को बांध रखा, मार्स को बांध रखा, सारी ऐसे पूरे जितने भी प्लेनेट्स है इसे बाइंड अप कर रखा है अपनी किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल कर रखा है, इनको बांध के रखा हुआ है, खींच रखा है ना। चलो ये भी पढ़ा। फिर कह रहा है कि द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का केवल एक ही ये क्या है? सोर्स है किसका? हीट और लाइट का, सन। अगर सन खत्म हो जाए तो क्या हीट और लाइट रहेगी अपने पास? नहीं रहेगी, क्योंकि यही सोर्स है अपना हीट और लाइट का। बट देट ट्रीटमेंट heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away। देखो देखो, ये पास वाला तो स्टार है, पास तो है लेकिन दूर है बहुत, ये तो समझ में नहीं आया। फार बाई है ना, फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन हमारे से बहुत दूर है। कि सर पास भी है दूर भी है, कैसे? समझ में नहीं आया। ऐसे है कि स्टार्स के अंदर तो सबसे पास वाला स्टार्स है, लेकिन वो डिस्टेंस में बहुत दूर है।
मतलब बाकी स्टार उससे भी ज्यादा दूर है। अगर डिस्टेंस में बात करें तो सबसे पास वाला स्टार यही है, बाकी इससे ही दूर पड़ेंगे। तो सबसे पास वाला सबसे नियरेस्ट स्टार ये है, बट बाकी डिस्टेंस में बहुत ज्यादा क्या है, हमसे दूर है, फार है। कि सर कितनी दूर है ये तो बताओ। हमारे इससे लगभग 150 मिलियन, जिसको करोड़ में बदलेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से, देख लो कितनी दूर है, 15 किलोमीटर, 150 मिलियंस, कितनी दूर है। ये बात हो गई कि सन में सर आपने, हमें तो याद ही नहीं हुआ क्या क्या पढ़ाया। एक बार देखो सन के अंदर हमने क्या पढ़ा। सन में हमने पढ़ा कि सर ये तो पूरा क्या है, एक हेड है पूरे सोलर सिस्टम का। फिर दूसरी चीज पढ़ी कि ये सर सन के क्या है, सेंटर में है। कि सर तीसरी चीज देखी कि ये पूरे सोलर सिस्टम को क्या करता है, पुलिंग फोर्स के द्वारा बांध के रखता, बाइंड कर रख के रहता। फिर कि सर चौथी चीज हमने देखी कि सबसे नियरेस्ट स्टार यही है, नियरेस्ट स्टार यही है, बाकी इससे दूर है। सर पांचवी चीज हमने पढ़ी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ या 150 मिलियंस है। ये 5 चीजें हमने पढ़ ली, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस 5 चीजें इसमें सन में। अब कि सर आगे आगे देख लो प्लेनेट। आगे अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेनेट। प्लेनेट कि सर प्लेनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रह बोलते हैं भाई। प्लेनेट को क्या बोलते हैं, ग्रह। कि सर कितने प्लेनेट है, यहां से देख लो। ऑर्डर में देखेंगे टोटल 8 प्लेनेट है, और सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गपड़ सपड़ा बन रखा है, गपड़ सपड़ वाला काम नहीं है ना। सारे एक डिस्टेंस के ऑर्डर में है। कि सर कैसे है, सबसे पहले मरकरी है, बुध, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये सारे ऑर्डर में। हिंदी में बात करूं तो बुध है, शुक्र है, मंगल, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये पूरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लगे हुए हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun fixed path. These paths are elongated. They are called orbit. याद रखना, अर्थ का एक इलोंगेटेड एक पाथ बना हुआ है। कैसे में, इलोंगेटेड पाथ में। याद रखना, अर्थ जो घूमते हैं ना वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती, दो होते हैं। एक तो होता है सर्कुलर पाथ, याद रखना, बिल्कुल एकदम गोला के रूप में घूम रही है, उसको तो कहेंगे सर्कुलर पाथ। ये गोला तो बना नहीं, गोला बनाया क्या, तो वो सही बनाता हूं, एकदम गोला। देखो देखो देखो, अब की बार गोला ही बनाऊंगा। अरे देख लो, देख गोला ही है ना एकदम। कौन सा, इलोंगेट पाथ, सर्कुलर पाथ तो होता है एकदम गोला। और अगर गोला ना हो के ऐसे घूम रहा है तो वो होता है इलोंगेटेड पाथ। तो अर्थ हमेशा सर्कुलर पाथ में नहीं, इलोंगेटेड पाथ में घूम रही है ना। इलोंगेटेड पाथ में। देखो अब यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं आगे यहां पे बताता हूं। यहां पे देखना एक बार, यहां देखो, ये अर्थ है ना, इधर देखो, ये तो सर्कुलर बता रखा, ये सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, बाकी गलत है थोड़ा सा। ये बिल्कुल सर्कुलर कैसे बन रखा, हाँ सर्कुलर नहीं है। आप देखो इसको, यहां की डायरेक्शन, यहां से लेकर यहां की डायरेक्शन कम होगी, ज्यादा होगी, और यहां की कम होगी। मतलब एक तरीके से इस रूप में रहेगा, इस रूप में ऐसे देखना। सन होगा, अर्थ सन होगा यहां पर, और अर्थ कभी तो पास आएगा, कभी एकदम दूर जाएगा। इसको कहते हैं इलोंगेटेड पाथ, है ना। देखो यहाँ पे पास आएगा, अब देखो इसको देखो, अर्थ को कभी बहुत दूर चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत दूर, अब पास आ गया, ऐसे दूर पास, इस रूप में चलता रहता है। मतलब कभी देखो ऐसे देखो, ये इलोंगेटेड पाथ है, यहाँ पे सन है, ये सन हमारा। अब क्या करती है, ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, यहां पर तो बिल्कुल पास है, तो ऐसे है, फिर लेकिन इधर जाएगा तो क्या हो गया, बहुत दूर है। तो ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड पाथ। जबकि सर्कुलर क्या होता है, एकदम गोला होता है। सर्कुलर तो एकदम गोला है, और बिल्कुल बीच में ये क्या है, स्टार है, और यहाँ सन है, यहाँ पर भी बराबर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी बराबर, तो ये तो पाथ हो जाएगा सर्कुलर। बट अर्थ जो है या बाकी जो प्लेनेट है वो सर्कुलर पाथ में घूम ही नहीं रहे। किस पाथ में घूम रहे, इलोंगेटेड पाथ में। ठीक है, ये बात समझ जाओ। हाँ, तो एक बात देख ली हमने कि सर जो है ना, ये हमने समझा कि जो 8 प्लेनेट है, सारे के सारे प्लेनेट वो सोलर सिस्टम के अंदर, इन ऑफ द सोलर सिस्टम, वो सन के अराउंड में एक फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं।
और कैसे पाथ पे, इलोंगेटेड पाथ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मतलब हर वो प्लेनेट जो जो अपने इलोंगेटेड पाथ पे घूम रहा है उसको उसका ऑर्बिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्बिट, कक्ष, है ना, उसको अपने कक्ष के अंदर घूम रहा है। कि सर आगे कह रहा है कि मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो बुध है वो तो सन के क्या है, एकदम पास में। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और याद रखना कि सर सबसे पास में, इसलिए ये 88 दिन में ही चक्कर लगा देता है ना, ये सबसे पास में। इस वजह से कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? 88 दिन में, क्योंकि सबसे पास में, इस वजह से फटाफट घूम जाता है। 88 days के अंदर क्या कर लेता है, ये अपने इलोंगेटेड पाथ के ऊपर क्या कर लेता है, घूम जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वीनस इज कंसाइडर्ड एज अर्थ ट्वीन। और याद रखना वीनस को क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्वीन, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन। कि सर जुड़वा बहन, अर्थ ट्वीन, इसको क्यों बोल रहे हैं वीनस को? क्योंकि ये अर्थ के बराबर ही साइज की है और अर्थ के बराबर ही शेप की है। ऐसा समझो कि अपने गांव के अंदर जैसे कोई जुड़वा बहनें रहती है ना, वो एक जैसी शक्ल की रहती है और साइज में भी लगभग ही होती है। तो ऐसा ही क्या है, जैसा अर्थ है वैसे ही शेप और साइज में एक और प्लेनेट है, जिसको इस वजह, कौन सा प्लेनेट, वीनस, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अर्थ ट्वीन। ये बात हो गई। ठीक है, ये प्लेनेट के बाद में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ऑर्बिट, ऑर्बिट्स। फिर हमने क्या पढ़ा, वीनस के बारे में देखा कि वीनस को अर्थ ट्विन्स बोलते हैं और सबसे जल्दी जो चक्कर लगाता है वो मरकरी लगाता है। देखो एक चीज बताता हूं आपको, क्या हुआ था अगस्त 2006 से पहले हमारे पास टोटल कितने प्लेनेट थे, 9 प्लेनेट थे। कि सर ये क्या बात कर रहे हो, 9 थे? आप तो अभी बता रहे हो 8 ही है। फिर एक कहां चला गया? अर्थ से पहले 9 थे, सॉरी 2006 से पहले 9 थे। फिर इनमें से एक चला गया। कि सर कौन सा चला गया? प्लूटो चला गया। कि सर गायब ही हो गया क्या? नहीं, ये क्या है, ये जो ग्रह या प्लेनेट जो होते हैं ना, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उसकी जितनी साइज होनी चाहिए, उसका रोटेशन टाइम इतना होना चाहिए, उन सभी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसको प्लेनेट के पद से ही हटा दिए। पहले प्लेनेट बन रखा था, इसको बोला कि तो प्लेनेट नहीं है। प्लूटो को प्लेनेट के से हटा दिया गया। पहले ये क्या था, पहले 2006 से पहले ये क्या था, प्लेनेट था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, हावेवर इन ए मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई। ए डिसीजन वाज टेकन टू प्लूटो लाइक ए कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में कॉल्ड ड्रॉप्ड प्लेनेट। तो फिर इससे क्या कहा गया, ड्रॉप्ड प्लेनेट मतलब बोनाग्रह कहा गया है कि ये तो ग्रह नहीं, ये तो क्या है, बोनाग्रह है। क्यों बोनाग्रह? क्योंकि ये प्लेनेट के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा था। ये छोटा था, बहुत छोटा था ये। इसके अलावा ये एक कभी कभी क्या होता था, ये जो वरुण था उसके कक्ष को भी काटता था। तो ये तो अलग तरीके का था, जबकि काटना नहीं चाहिए, दूसरे ग्रह को काटना ही नहीं चाहिए। हर ग्रह का क्या है, अपना ऑर्बिट है। ये उन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा था, इस वजह से प्लूटो को क्या बना दिया गया, ड्रॉप्ड प्लेनेट, बोनाग्रह। हिंदी में क्या कहते हैं, बोनाग्रह। ये बात हो गई हमारी प्लेनेट्स की, ये ऊपर की बात हुई है। अब एक एक प्लेनेट के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सन पढ़ा, अब प्लेनेट पढ़ लिए, फिर अर्थ। अर्थ में क्या है सर, कि सर जो अर्थ है ना वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। कि सर इससे पहले दो कौन से हैं वो तो बताओ। इससे पहले है मरकरी और कौन सा, वीनस, और तीसरे नंबर पे अर्थ। चलो आगे, थर्ड इन द साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। और अगर उसमें बात करें बड़े में कि कितना बड़ा है, तो 5th नंबर पे आता है, 5th लार्जेस्ट है। कि सर 4 इससे बड़े कौन कौन से हैं? 4 इससे बड़े हैं, एक तो जुपिटर फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा, दूसरा है सैटर्न, दूसरा कौन सा है, सैटर्न, तीसरा कौन सा है सर, यूरेनस। ठीक है, तीसरा कौन सा है, यूरेनस, चौथा कौन सा है सर, वीनस, और 5वें नंबर पे अर्थ। तो 4 इससे बड़े ही हैं, 5वें नंबर पे हैं लार्जेस्ट के मामले में। तो ठीक है, लार्जेस्ट के मामले में तो 5वें नंबर पे है। आगे कह रहा है स्लाइटली फ्लैटन साइज, सॉरी स्लाइटनली फ्लैटन एट द पोल्स। याद रखना पोल में कैसा है, ये स्लाइटली थोड़ा सा फ्लैट है। फ्लैट का मतलब कैसे, देखो यहाँ पे
कि जैसे ये हमारी अर्थ है ना, बिल्कुल गोल नहीं है, ऐसे है, थोड़ा सा फ्लैट तो पोल्स में और इधर से चौड़ा, यहां से तो चौड़ा, बल्कि इनको ऊपर और नीचे वाली इसको बोलते हैं पोल्स, तो पोल से थोड़ा सा फ्लैट ऐसे दबा हुआ है, जबकि साइड में से उभरा हुआ ऐसे। तो याद रखना पोल्स से ये कैसे बन रखा है, पोल से ये कैसे बन रखा है, पोल से ये थोड़ा सा फ्लैट एंड हो रखा है, और इस फ्लैट होने की वजह से इसको जियोड बोलते हैं। जियोड का मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो, सॉरी भैया, यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, अभी लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो आपको यहाँ से वीडियो कटा हुआ लगा होगा, क्योंकि लाइट जाते ही पूरा बोर्ड भी बंद हो गया है ना। तो कोई बात नहीं, अपन मर्ज करके वापस लगा दिए इसको, तो आप कंटिन्यू रखना फिर। अच्छा, अपन कंटिन्यू करते हैं इससे। अच्छा, ये लाइट जाने से एक लाइन और याद आ गई मुझे कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस और मेहनत चलती है उस और जमाना चलता है। तो मेहनत को कंटिन्यू रखना अपन को, तो बाकी लाइट जाए कुछ भी आए, अपन को मेहनत कंटिन्यू रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे कि अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। इसके अलावा साइज की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। कि सर ये पोल्स में से कैसी है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड मतलब चपटी है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, जियोड बोला जाता है। तो याद रखना, जो अर्थ अगर आपसे पूछ ले, अब तक का ऐसे सुने होंगे कि अर्थ तो गोल है, अर्थ तो बॉल के जैसा है, अर्थ तो सेब के जैसी है, नहीं, ये सारी गलत है। अगर आपसे शेप ऑफ अर्थ पूछ ले, अर्थ का क्या शेप है, अर्थ का शेप पूछ ले, तो सीधा सा जवाब दे देना है कि अर्थ का जो शेप है वो जियोड है। कैसा शेप है, जियोड। जियोड कैसा शेप होता है कि सर ऊपर और नीचे से तो एकदम चपटा और साइड में से उभरा, मतलब पोल्स से तो एकदम फ्लैटन और साइड में से उभरा हुआ, ठीक है। ये बात हो गई यहां की अर्थ तक की। अब आगे चल लेते है ना, यहां तक आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है, हमारे अनुचित है। अनुचित मतलब सपोर्टिंग लाइफ, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसे बाकी पे नहीं है क्या, हाँ बाकी पे है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु ऐसी है ही नहीं कि वहां पे क्या हो सके, लाइफ पॉसिबल हो सके। तो ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो जिसकी वजह से सपोर्टिंग लाइफ हो सके। कि सर ये अर्थ पे तो है क्या, हाँ अर्थ पे तो हमारी सपोर्टिंग, अच्छा लाइफ क्यों है यहाँ पे, जीवन क्यों है, क्योंकि है ही क्लाइमेट अच्छी यहाँ पर, इसलिए तो लाइफ है। कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइदर टू हॉट, ना तो ज्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, ना ज्यादा ठंडी है। आगे कह रहा है कि इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और यहाँ पे क्या है, पानी भी है, वाटर भी है और एयर हवा भी है हमारे सर्वाइव करने के लिए। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज ऑक्सीजन, और यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है। अच्छा, हम इसकी सर लाइफ सपोर्ट गैस कौन सी, अब कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, तो वो है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इसलिए पूरे सोलर सिस्टम का जो यूनिक प्लेनेट बोला जाता है वो अर्थ को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे लाइफ के लिए वाटर है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन है, लाइफ के लिए एयर है, ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। ये सपोर्टिंग लाइफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अब आगे कह रहा है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। सर अगर हम बाहर से देखते हैं ना, बाहर ऊपर जाके, तो हमें आसमान में जाने पर हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की, नीली कलर की, है ना। कि सर नीली कलर की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अर्थ के 2/3 सरफेस के ऊपर ओनली क्या है, वाटर, पानी। पानी पानी कैसा है, नीले कलर का दिखाई देगा। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ तो अर्थ को देखोगे, तो अर्थ को अगर देखोगे तो वहां से कैसा दिखाई देगा, एकदम ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि वो पानी ज्यादा है अपने 2/3 सरफेस के ऊपर क्या है, वाटर। इस वजह से इस अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, ठीक है, नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, वो तो समझ में आ गया ना, कि सर क्योंकि पानी है, पानी दिखाई देता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब ये बात हो गई हमारी अर्थ की। कि सर फिर इसके बाद में कहते हैं मून।
मून की बात कर लेते हैं। मून मून में कह रहा है कि अब देखो मून मून क्या है, एक अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है वो मैंने समझा दिया, जो अर्थ के चारों तरफ या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट। तो अर्थ के कौन चक्कर लगा रहा है, मून, इस वजह से मून क्या है, एक अर्थ का सैटेलाइट। और आगे कह रहा है इट्स डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका डायमीटर किसे बोलते हैं बताओ। देखो ये जो आधी होती है इसको तो बोलते हैं रेडियस, और ऐसा पूरा हो जाता है इसे बोलते हैं डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो अर्थ की कितनी है, मून अर्थ के कंपैरिजन में मून की डायमीटर ओनली 1/4 है, 1/4, एक चौथा ही है, मतलब 4 हिस्सा के बराबर तो कौन है, अर्थ, और उस 4 हिस्सा का एक हिस्सा, इतनी ही डायमीटर किसकी है, मून की, इतना छोटा है मून का डायमीटर। आगे राइट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट देन अदर कैलेस्टियल बॉडीज। कि सर फिर ये बड़ा तो बहुत दिखाई देता है हमें, मून सन से भी बड़ा दिखाई देता है कभी कभी, तो बाकी स्टार से बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये अर्थ के सबसे पास नियरेस्ट कैलेस्टियल बॉडी है, सबसे पास वाली है। अब पास ही रहेगी तो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। जैसे मैं आपसे दूर हूं, यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा हूं ना, अब पास आ जाऊंगा एकदम, अरे भगवान बहुत बड़ा दिखाई दिया है ना। तो कोई चीज दूर होती है तो वो छोटा दिखाई देती है, कोई पास रहती है तो ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही मून हमारे सबसे पास में इसलिए बड़ा दिखाई देता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये बताओ कि मून कितनी दूर है। मून है 3,84,400 किलोमीटर। कि सर आपने सन के बारे में भी तो बताया था, सन कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, जिसको लिखा हुआ था बुक में 150 मिलियन किलोमीटर। अगर सन का पूछे कि सन कितनी दूर, 150 मिलियन किलोमीटर। मून का पूछे तो 3,84,000 किलोमीटर। आगे पढ़े। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन द 27 डेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मून जो है वो अर्थ के कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, 27 दिन के अंदर। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन एज। अच्छा, जितने दिनों में ये चक्कर लगाता है ना, जितने दिनों में ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है, उसी सेम टाइम में ये कंप्लीटली एक स्पिन भी कंप्लीट कर लेता है, मतलब पृथ्वी भी पूरी घूम जाती है। मतलब देखो जितने दिनों में ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी भी इसके साथ के साथ घूमती जा रही है। जैसे ये मून है ऐसा मानो, अब ये मैं पृथ्वी हूं, तो ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जितने दिनों में ये चक्कर लगाएगा अर्थ भी उतने ही दिनों में इसके चारों तरफ चक्कर लगा देगी। दोनों का मतलब मेरा रिवॉल्यूशन टाइम, मेरा घूमने का टाइम अपने स्तर पे, अपने एक्सिस पे, और इसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने का टाइम दोनों बराबर, लगभग बराबर है ना। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड, इस वजह से मून का एक साइड ही क्या होता है, विजिबल होता है, दिखाई देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि साथ के साथ घूमता रहता है। देखो ऐसे देखो कि ये मून है, कोई बड़ा नहीं क्या, इसको देखो, ये देखो ये जैसे मून है। अब मुझे बताओ ये मेरे साथ जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं अभी ये वाला एरिया तो दिखाई दे रहा है, बट ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं ये भी मेरे साथ के साथ घूमते जा रहा है, ये भी मेरे साथ के साथ घूमते जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं अपने इस एक्सिस पे घूम रहा हूं, ये मेरे साथ के साथ चारों तरफ घूम रहा है मेरे, तो इस वजह से ये वाला एरिया ही देख पाते हैं, पीछे वाला एरिया नहीं देख पाते, है ना। तो एक साइड ही हम वन साइड ही क्या करते हैं, कंप्लीटली विजिबल होता है। अगर आपसे पूछ लेना कि सर कितना परसेंट देख पाते हैं, ओनली वन साइड में 59% ही देख पाते हैं, 41% तो दिखाई नहीं देता मून का। और ये भी कब दिखाई देता है, चलो बताओ, ये फुल मून के टाइम दिखाई देता है या न्यू मून के टाइम? मैंने आपको समझा दिया, ये फुल मून के टाइम दिखाई देता है जब पूर्णिमा होती है, ठीक है। न्यू मून के दिन तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, ये 59% भी दिखाई नहीं देता, 1% ही दिखाई नहीं देता, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशनल फेवरेबल फॉर लाइफ। और याद करना कि अगर किसर हम तो चांद पे रहना चाहेंगे प्लॉट लेके तो नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं लाइफ के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए अनुचित जो कंडीशंस होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, वो है ही नहीं, मतलब अपने चांद पे प्लॉट नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। आगे कह रहा है इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिस्प्रेशंस ऑन। यहां पे पहाड़ भी है, प्लेन भी है, ठीक है। कहां पे? चांद पे सरफेस।
दिस कास्ट शेडोज ऑन मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। और जब पूर्णिमा होती है तो हम जो मून की शेडोज को देख पाती है, छाया देख पाते हैं। जो मून के अंदर छाया बनती है ना, शेडो बनती है, छायाएं बनती है धब्बे धब्बे से, उनको हम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून के अंदर गड्ढे हैं। अब गड्ढों के अंदर जो सनलाइट है, मून चमक किसके भरोसे रहा? सूर्य के। तो सूर्य की प्रकाश उससे टकराती है तो मून चमकता है। अब सूर्य का प्रकाश जब उससे टकराता है तो उन गड्ढों के अंदर चमक, गड्ढे क्या होते हैं? गड्ढों के अंदर सनलाइट जा ही नहीं पाती। अब सनलाइट नहीं जा पाएगी तो वो गड्ढे कैसे दिखेंगे? अंधेरे अंधेरे। इसलिए कहते हैं कि चांद पर तो क्या है? दाग है, चांद पर तो धब्बा है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई। आप कहते हो किसी को कि आप तो चांद के समान हो, मतलब आप उसकी बढ़ाई नहीं कर रहे, आप उसकी बुराई कर रहे हो, है ना? आप उसकी बुराई कर रहे हो। अरे चांद तो दाग वाला है, धब्बे वाला, तो वो कैसे अच्छा हो सकता है ना? तो कभी अब किसी को नहीं बोलना है कि आप तो चांद के समान हो। मतलब अगर वो पढ़ी लिखी है, मेरी क्लास देख ली, उसका मतलब समझ जाओगे कि वो बुराई कर रही है ना? अगला वाला क्या कर रहा है? बुराई। इसलिए कभी भी किसी को क्या नहीं बोलना है कि आप चांद के समान हो। तो चांद पे क्या होता है? शेडो होता है, छाया होती है। अब पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड। ये सर आपने सारी चीजें तो बता दी, है ना? सारी चीजें बता दी क्या? हाँ, सन पढ़ लिया, प्लेनेट पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया। फिर उसके बाद में फिर हमने मून पढ़ लिया, और मून कंप्लीट करने के बाद में हमारा एस्ट्रॉइड बचा है और मेट्रॉइड्स बचा है। एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया था बेटा कि एक तो स्टार होते हैं, एक प्लेनेट होते हैं, एक सैटेलाइट्स होते हैं। इनके अलावा जो टीनी बॉडीज है, छोटी छोटी जो घूमते हुए छोटे छोटे जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है, उनको हम क्या कहेंगे? सन के ये छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड। और मुझे बताओ एस्ट्रॉइड किन किन प्लेनेट के बीच घूम रहा है? एस्ट्रॉइड एक तो सर आपने बताया था मार्स के बीच में, और एक किसके बीच में? जुपिटर के बीच। इन दोनों के बीच घूम रहा है। तो याद रखना ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are the parts of a planet which exploded many years back. आगे कह रहा है कि अगर जब साइंटिस्ट इनको पढ़ते हैं ना, एस्ट्रॉइड को जानने का प्रयास करते हैं, तो कि सब प्लेनेट जो बने थे वो लाखों साल पहले जैसे बने थे वैसे स्ट्रक्चर का पता चलता है। मतलब लाखों साल, ऐसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, उनमें ब्लास्ट हुआ, तो उन सारी वो थ्योरी निकल के आती है जब एस्ट्रॉइड को जानने का साइंटिस्ट प्रयास करते हैं। तो एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड सारी स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा जो टीनी बॉडीज हो गई, जो छोटी छोटी बॉडीज हो गई, उनको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड बोलेंगे। सर अब मेट्रॉइड, अब याद रखना वही एस्ट्रॉइड को ही मेट्रॉइड बोलते हैं। बस अंतर ये है कि ऐसे समझो कि सपोज करो ये क्या है? ये इधर मार्स है, इधर क्या है? इधर जुपिटर है। अब मुझे बताओ ये दोनों घूम रहे हैं ना, इनके बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट भी घूम रही है कि सर घूम रहे हैं, पता चल गया। अब मुझे बताओ ये जब ये घूमते हैं तो ये छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्ट्रॉइड्स इधर जाने लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जिनको हमने एस्ट्रॉइड बोला, वो अगर सन की तरफ या इनके पास वाले प्लेनेट की तरफ जाने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? मेट्रॉइड्स। समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ। कभी कभी ये मेट्रॉइड्स कहां आने लगते हैं? पृथ्वी के ऊपर भी आने लगते हैं, उल्का पिंड आने लगते हैं, है ना? इन मेट्रॉइड्स को उल्का पिंड बोलते हैं। और टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इसके ऊपर गिरने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। लेकिन आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है। अब जैसे ही ये मेट्रॉइड्स आते हैं ऊपर से, एयर इनको रोक देते हैं, रुक जाओ, और उनको क्या कर देती है? बर्न, जला देती है ऊपर ही, तो ऊपर ही जल जाता है ये, है ना? और आप सोचो कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये अपने ऊपर आके गिरे। अच्छा, एटमॉस्फेयर ना हो तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना? ये भी सोचना। तो ये क्या होते हैं? याद रखना, जैसे ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, ये एयर के टच में आते हैं। ये क्या, इनके अंदर क्या होती है? फ्रिक्शन होता है, घर्षण, और घर्षण होने की वजह से ये जल जाता है, हीट एड अप, ना, गर्म होके क्या हो जाती है? बर्न, जल जाता है। इट केजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और हमें चमकती हुई लाइट के जैसे दिखाई देती है। और चमकती हुई लाइट के जैसे दिखाई देती है, इसी को अपन कहते हैं टूटता हुआ तारा। अब वो कोई तारा टूट नहीं रहा, ऐसा मत मानना कि कोई स्टार टूट रहा, नहीं, वो यही है। ये जब ये मेट्रॉइड्स अपनी अर्थ की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेयर इनको जला देती है,
जलने के कारण ये जल के नीचे गिरते हैं और जल के उसकी वजह से वहां पे आग जैसा दिखाई देता है, जिसको अपन कहते हैं अरे तारा टूट रहा है ना। तो स्टार क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो वो कोई टूट नहीं रहा है ना, वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ जल गया। वो जो हमारे पास जो मेट्रोइड्स आ रहे हैं वो जल गए। समटाइम्स ए मेटर विदाउट बिंग कंप्लीटली बर्न, और कभी कभी ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं। फॉल्स ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और क्रिएट्स द होल, और खड्डे रूप में बना देते हैं, खड्डे बना देते हैं ना। कई सारी लेक्स भी, जैसे क्रेटर लेक्स जो होती है वो इन्हीं की वजह से बनती है। जो झीलें, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ये जो झीलें हैं वो भी कभी कभी क्या होती है, जब एस्ट्रॉइड जलते नहीं है, मेट्रोइड्स वगैरह अर्थ के पास तो आ जाते हैं बट जल नहीं पाते कंप्लीटली, और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं। और गड्ढों, ये गड्ढे ही फिर बाद में लेक्स बना लेते हैं, झील बना लेते हैं। डू यू सी विशी बोर्ड broad bend like a white globish path across the sky on the clear starry night. It is a cluster of million of stars. This band is a Milky Way galaxy. Okay, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब रात के टाइम देखोगे ना तो कई सारे मिलियंस ऑफ स्टार दिखाई देंगे, कई सारे तारे। रात के टाइम ऊपर देखना एक बार जाके, मेरे कहने पर ऊपर जाके जब देखोगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, कई सारे मिलियंस ऑफ स्टार दिखाई देंगे, जिनको हम कहेंगे मिल्की वे या गैलेक्सी, या ना गैलेक्सी बोलते हैं बट अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। दुग्ध मेखला, हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं, मिल्की वे दुग्ध मेखला, है ना। तो हमारे सोलर सिस्टम जो एक गैलेक्सी का पार्ट है, याद रखना। गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार है, ऐसे मानना है कि गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार है। अब इस स्टार में से ही अपना एक स्टार है जिसका नाम क्या है, सन। ठीक है, गैलेक्सी में कई सारे स्टार है, ये तो पूरी क्या हो गई, एक गैलेक्सी, ये तो पूरी एक गैलेक्सी हो गई। और गैलेक्सी में कई सारी क्या है, स्टार, और अपने स्टार का क्या नाम है, सन। सर सन के चारों तरफ ये छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी प्रकार है। ठीक है, तो याद रखना हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। हमारे सन का, स्टार का क्या नाम है, सन। ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेज्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। और याद रखना अपनी एक नदी है जिसका नाम है गंगा, तो इस कारण से अपनी गैलेक्सी का नाम पटक दी अपन क्या, आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस स्टार। इस गैलेक्सी के अंदर कई बिलियंस में, कई लाखों में क्या होते हैं, तारे रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और डस्ट के क्या होते हैं, बादल रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, ये सर गैसेज भी यहाँ पे पाई जाती है। और जब कई सारी गैलेक्सी मिल जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। मतलब कहने का मतलब हमने सर ये सीखा कि सबसे छोटे जो छोटे होते हैं वो तो एस्ट्रॉइड है, फिर उनसे बड़े सर हमने देखा कि सबसे बड़े क्या है, उनसे बड़े उपग्रह हैं जिनको क्या बोल रहे थे हम, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या, वो उपग्रह बोल रहे थे। ठीक है, सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे, प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। मतलब सैटेलाइट से बड़ा कौन है, प्लेनेट। और उसकी सर सैटेलाइट तो प्लेनेट के चक्कर लगाता है, प्लेनेट किसके लगा रहा है, स्टार के। अब ऐसे बहुत सारी स्टार बनने पे क्या बनती है, गैलेक्सी। और कि सर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां बन जाए उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स, स्टार्स के अंदर बहुत सारे, उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, प्लेनेट चक्कर, प्लेनेट के चारों तरफ क्या, सैटेलाइट, और इसके अलावा एस्ट्रॉइड। ऐसे पूरी एक ब्रह्मांड के अंदर चीजें होती है। इट इज डिफिकल्ट इमेज हाउ बिग द यूनिवर्स, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। और हमारे साइंटिस्ट है ना टाइम टू टाइम इनको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, वो सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें और है वो पढ़ लेते हैं। पर देखो इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो पढ़ी छूटी है वो। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया। इसमें भी बताने लायक कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग अराउंड दिस, नहीं ये भी नहीं है।
हम्म, हाँ यहाँ पे कुछ चीजें देखो, जैसे सोलर है कि सर सोलर किस वर्ड से बना है, सोल से बना है। सोल का मतलब क्या होता है, सन गॉड, सूर्य भगवान, सूर्य देवता, है ना। सोल सोलर से बना है, और सोल का मतलब क्या होता है, सन गॉड, सन गॉड बना है ना। ये रोमन मिथोलॉजी के हिसाब से ऐसी लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें देख ली। अब ये याद रखना, जियोलॉजी, जियोलॉजी पृथ्वी, स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना। अगर लॉजी लगा दिए तो लॉजी मतलब स्टडी करना। अगर जियो प्लस मीटर लगा दिए तो जियोमेट्रिया, मीट्रिया मतलब मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट करना, जियोमेट्री। जियोड भी लगा दिया अगर, जियोड तो रिसेंबलिंग द शेप, साइज, अर्थ के साइज के बारे में बताना। तो तीन वर्ड हैं, अगर लॉजी लगा लिए तो स्टडी करना, मीट्री लगा लिए तो मेजरमेंट करना, और ओर्ड लगा दिए तो इनके शेप के बारे में संबल करना, इनके शेप के बारे में पता करना। ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले एस्ट्रोनॉम जो हमारे हुए थे, एस्ट्रोनॉमर इंडिया के, उसके नाम क्या था, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट नाम था। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइट की स्पीड आ रखी है कि सर लाइट किस स्पीड से गुजरती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेता है एग्जाम में। स्पीड ऑफ लाइट की, सर प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो गति है वो कितनी है, 3 लाख पर किलोमीटर, है ना। 3 लाख पर, सॉरी किलोमीटर, क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट। हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, इतनी स्पीड से जाती है। तो ये चीज भी आप याद रखना। सबसे पहले जो कि सर हमें ये भी पता है कि पहली बार जो चांद पे पहुंचने वाला जो फर्स्ट मैन था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले जो मून के सरफेस के ऊपर अपना पहला स्टेप रखा, वो रखा 20 जुलाई 1969, है ना, 20 जुलाई 1969 को। तो ये भी याद रखना, चांद पे अपना पहला कदम रखने वाला, फर्स्ट स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो इन पे जो रखने वाला था, इसका क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब रखा, 20 जुलाई 1969 को। ये याद रखना। सैटेलाइट की डेफिनेशन, ये वैसे बता दिया इसके बारे में, जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो सैटेलाइट है, वो आप याद रख लेना, ये डेफिनेशन। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चन बैंक या कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस कर लेंगे अपन क्वेश्चन। इसको कुछ नहीं है, 3-4 बार पढ़ना है, बढ़िया तरीके से वीडियो देखनी है और शानदार पढ़ते रहना है, बढ़िया फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, और इसके साथ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि अगर आपको ये पीडीएफ या पीपीटी चाहिए, तो ये जो पीपीटी है अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है लक्षिता कोचिंग क्लासेस के नाम से, उन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा दूंगा, उसको ज्वाइन करके ये पीपीटी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीटली पीपीटी वहां से देख लेना आप। ओके, ठीक है, धन्यवाद।